हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना डी एंड आई ब्लॉक तत्वों का अगला टॉपिक है उत्प्रेरकीय गुण। कौन से? उत्प्रेरकीय गुण। इससे पहले अपन ने इसके चार जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसके चार गुणों को अपन ने अध्ययन कर लिया। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या का कर लिया अपन ने, आयनिक त्रिज्या का कर लिया, दूसरा आयनन ऊर्जा का कर लिया, तीसरा धात्विक गुणों का और चौथा कर लिया अपन ने ऑक्सीकरण अवस्था का। किसका? ऑक्सीकरण अवस्था का। तो ऑक्सीकरण अवस्था के लिए अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक तत्व होते हैं, वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। कितनी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसको अपन ने किससे 4s और 3d के जो इलेक्ट्रॉन है, 4s व 3d के जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उनके आधार पर अपन ने इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करी और निकाली कि जैसे जैसे डी ब्लॉक तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? बढ़ेगी। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी। फिर इनके 5 टॉपिक पढ़े थे, जिसमें पहला था कि स्कैंडियम केवल +3 और जिंक +2 दर्शाता है। दूसरा कौन सा था कि कॉपर और क्रोमियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तीसरा था कि +3 से +7 तक जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। चौथा था कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है स्थायित्व बढ़ता है। अगला 5वां था इनके अंदर कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ में सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं और आयनिक गुण घटते हैं। ठीक है। छठा था कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी इनके अम्लीय गुण क्या होंगे? बढ़ेंगे और क्षारीय गुण घटेंगे। यानी कम ऑक्सीकरण अवस्था पर कौन से होंगे? क्षारीय, मध्य में उभयधर्मी और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय। ठीक है। फिर कौन सा था? सातवां अपन ने पढ़ा था कि संक्रमण तत्वों के कुछ यौगिक ऐसे भी जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। अगला टॉपिक है अपना उत्प्रेरकीय गुण। 5वां टॉपिक हो गया उत्प्रेरकीय गुण। अब देखो, सबसे पहले तो ये बोलो कि उत्प्रेरक क्या होता है, यानी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक उस पदार्थ, उस तत्व, परमाणु, यौगिक उसको कहते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में जैसा भाग लेता है वैसा का वैसा अभिक्रिया पूर्ण होने पर बाहर निकल जाता है। वैसा का वैसा अभिक्रिया पूर्ण होने पर बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ये अपन ने रासायनिक बलगतिकी वाले टॉपिक में पढ़ लिया कि वो सक्रियण ऊर्जा को कम पकड़ता है और अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? उत्प्रेरक। यानी ये किसके साथ में रिएक्शन करता है? क्रियाकारकों के साथ में रिएक्शन करता है और फिर उत्पाद बनते ही ये वापस टूटकर बाहर निकल जाता है। तो ये जो उत्प्रेरक के गुण है, उत्प्रेरकीय गुण ये डी ब्लॉक तत्व सबसे अधिक दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं? डी ब्लॉक तत्व। अभी प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व बहुत अधिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बहुत अधिक उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? N-1 डी कक्षक का आंशिक भरा होना, या फिर बोल सकते हो कि 3D कक्षक का आंशिक रूप से भरा होना किसका कारण है? उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करने का कारण। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उत्प्रेरक गुणों के लिए आप बात करोगे तो इसका सबसे मेन कारण यह है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है या जो डी ब्लॉक के तत्व है उनके अंदर उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें जो डी कक्षक है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। डी कक्षक वो क्या होता है? आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए इसमें रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं। समझाया? जिसके कारण से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे और क्रियाकारकों के साथ में अभिक्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बना लेंगे और जैसे ही उत्पाद बनाएंगे वापस उत्प्रेरक वैसा का वैसा बाहर निकल जाएगा। उत्प्रेरक वैसा वैसा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। 2-3 एग्जांपल करेंगे और उनसे अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये होता है और कैसे अभिक्रिया को पूर्ण करता है या अभिक्रिया को जल्दी से संपन्न करवाता है। सबसे पहले देखो वनस्पति घी का निर्माण।
किसका? वनस्पति घी का निर्माण। अब देखो वनस्पति घी का निर्माण। वनस्पति घी के लिए बोलते हैं कि ये जो एस्टर यौगिक है, एस्टर का यौगिक है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी? निकल। कौन सी श्रेणी का है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का। और किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। तो यहां से R CH2 CH2 और COOR, यानी ये क्या बन गया? वनस्पति घी। ये क्या था? वनस्पति तेल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? उसका हाइड्रोजनीकरण। किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? हाइड्रोजनीकरण। यानी निकल कैसे क्या करता है? इसके साथ में उत्प्रेरक कैसे काम करता है? निकल जो धातु है वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती है। निकल धातु हाइड्रोजन को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती है, फिर जैसे जैसे इसको हाइड्रोजन की जरूरत होती है वैसे वैसे हाइड्रोजन देती रहती है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है। या बोल सकते हैं कि ये असंतृप्त यौगिक और ये संतृप्त यौगिक वो है इसका। असंतृप्त यौगिक का मतलब क्या है? इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है और संतृप्त यौगिकों में डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं होता। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो वनस्पति घी का निर्माण करने के मतलब कौन काम आता है? निकल उत्प्रेरक काम में आता है। दूसरे की बात करें तो बोला हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। कौन सी विधि से? हेबर विधि से अमोनिया निर्माण। अमोनिया का निर्माण कौन सी विधि से? हेबर विधि से। इसके अंदर करते हैं N2 plus H2 twice NH3 और 3 दूनी 6 ये। इसमें उत्प्रेरक के रूप में Fe और MO काम में लिया जाता है। इसमें किसका काम में रहता है? Fe और MO का काम में लिया जाता है। आयरन और मोलिब्डेनम काम में लेते हैं। किसमें? अमोनिया निर्माण की विधि। कौन सी विधि? हेबर विधि के अंदर उत्प्रेरक के रूप में कौन आता है? Fe और MO काम में लिया जाता है। यानी Fe कौन से गुण दर्शाता है? उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगले एग्जांपल की बात करें अपन तो बहुलक के रूप। बहुलक बनाने में किसका काम में आता है? यदि बहुलक की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया अपन TiCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसमें? TiCl4 उत्प्रेरक में CH2 एल्कीन की अभिक्रिया कराई जाती है। तो ये बहुलक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बहुलक का निर्माण करता है इसके। यानी एथिलीन से क्या बन गया? पॉलीएथिलीन। क्या बन गया? पॉलीएथिलीन बहुलक। पॉलीएथिलीन बहुलक का निर्माण, पॉलीएथिलीन बहुलक का निर्माण हो। यहां पर क्या था? एथिलीन। कौन से उत्प्रेरक द्वारा? TiCl4। TiCl4 उत्प्रेरक के द्वारा किसका निर्माण हो गया? एथिलीन का निर्माण हो गया। अगला एग्जांपल अपन करें तो आप कर सकते हो ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 का निर्माण। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कौन सी विधि से? ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो वहां पर भी उत्प्रेरक के रूप में किसका काम लेता है? प्लेटिनम। उत्प्रेरक में कौन काम आता है?
प्लेटिनम, उसका एक स्टेप है जिसमें अमोनिया की अभिक्रिया जल के साथ में करवाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल का अणु बनता है। यहाँ पर पीटी उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। पीटी किसके रूप में काम में लिया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। इसको संतुलित करने के लिए एक हाइड्रोजन यूरेट, दो से भी 3 4 क्या कहते हैं 4 3 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए। इसके अंदर प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी अभिक्रिया में, संपूर्ण अभिक्रिया में नहीं, ओनली एक स्टेप के अंदर ये काम में लिया जाता है। अगला उत्प्रेरक के गुण के बाद में इसका अगला है, ये कौन सा था? 5वां। छठा है रंग। कौन सा है? रंग, यानी कलर। कलर किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसमें? कलर। तो कलर के लिए उत्तरदायी की बात करते हैं अपन, तो कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये रंग प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्वों के यौगिक क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। यानी जिनमें अक्रिय गैसों के जैसा विन्यास हो, जिनमें अक्रिय गैसों के जैसा विन्यास उपस्थित होता है, यानी कोई भी कोश या कक्षक पूर्ण होता है, कोई भी कोश या कक्षक क्या होता है? पूर्ण होता है, तो वो रंग प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, क्या कहलाता है? रंगहीन यौगिक कहलाता है या रंगहीन आयन कहलाता है। लेकिन यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो यौगिक क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। तो ये कलर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसकी बात अपन यदि करें तो ये बोलते हैं कि जब डी ब्लॉक तत्व है, कौन से? डी ब्लॉक तत्व है, यदि आप बात करो तो ये डी ब्लॉक कितने होते हैं? डी ब्लॉक में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5 कक्षक होते हैं। जब ये डी कक्षक विपाटित होता है तो 2 प्रकार के कक्षों में टूटता है, 3 और 2। इसको बोलते हैं T2G और इसमें EG। कौन से? अष्टफलकीय अवस्था में। कौन सी? अष्टफलकीय अवस्था में T2G और EG। तो ये बोलते हैं कि रंग के लिए, किसके लिए? रंग के लिए या कलर के लिए आप बोलो तो इसके लिए T2G कक्षक से EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। यदि यहां से यहां जाएगा तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा? विजिबल, दृश्य क्षेत्र में आएगा। कौन से क्षेत्र में आएगा? दृश्य क्षेत्र में आएगा। तो ये यौगिक होगा वो कैसा होगा? रंगीन होगा। कैसा होगा? रंगीन। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से होता है? T2G से EG में। तभी कैसे होगा? रंगीन होगा, वरना सारे के सारे क्या होंगे? रंगहीन होंगे। कैसे होंगे? रंगहीन होंगे। अब कौन सा रंगीन है या कौन सा रंगहीन है, इसका पता करने के लिए मैं 1 2 एग्जांपल लिखता हूं, उसके अकॉर्डिंग अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, माना आपके लिए एग्जांपल है स्कैंडियम +3। अब आपको ये पूछ रहे क्या ये रंगीन है या रंगहीन है? क्या रंगीन है या रंगहीन है, इसका पता करो। तो बोला इसके लिए रंगीन है या रंगहीन है, इसके लिए अपन करते हैं कि इसमें देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या नहीं है। तो स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले नॉर्मल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तब लिखते हैं कि ऑर्गन कितने हो गए? 18, फिर 4s2 3d1। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका स्कैंडियम। अब +3 यानी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3
इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, बाहर कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, पहले 4s में से होंगे, फिर 3d में से 2 और 1 3। तो इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ प्लस स्कैंडियम प्लस 3 का, वो हुआ 4s0 3d0। यानी 4s में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसमें है, ऑर्गन वाले में। तो ऑर्गन क्या है, अक्रिय गैस। क्या है, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस जैसा यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें उपस्थित होता है तो वो यौगिक कैसे होते हैं, रंगहीन। कैसे होते हैं, रंगहीन। निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत। क्या देखना है आपको, किसी भी तत्व का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो, अक्रिय गैसों या आभासी अक्रिय गैसों जैसा हो, तो वो यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। उसके यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो ये कैसा होगा, रंगहीन। अब यदि मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताऊं, एग्जांपल लेते हैं टाइटेनियम का। कौन सा, किसका, टाइटेनियम का। अब देखो टाइटेनियम को ऐसे पता करें कि रंगीन है या रंगीन है, तो अपन पता नहीं लगा सकते। लेकिन इसकी यौगिक जब अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में होते हैं तो अपन उससे बता सकते हैं कि ये रंगीन है या रंगहीन है। ठीक है, अलग अलग, एक जो टाइटेनियम है वो अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में रंगीन भी हो सकता है और रंगहीन भी हो सकता है। रंगीन भी हो सकता है और रंगीन। अब देखो अपन करते हैं, टाइटेनियम की बात करते हैं। तो टाइटेनियम +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था +4 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है Ar 4s2 3d 4s2 3s 3d2। इसके कारण से अब मैं इसकी बात करूं, टाइटेनियम का हो गया। अब मैं लिखूं कि टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम +4, इनमें से कौन रंगीन है, कौन रंगीन है, या दोनों रंगीन है या दोनों रंगहीन है, यह आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था का, +3 का और +4 का। देखो तीनों ही टाइटेनियम है, तीनों ही क्या है, टाइटेनियम है। लेकिन ये नॉर्मल है जिसके अंदर 4s2 3d2 ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका यौगिक कैसा होगा, रंगीन होगा। लेकिन अब Ti+3 अब आपको +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 निकाल दो। यानी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूं तो ये आएगा 4s0 3d1। कितने निकालने हैं, 3। टोटल कितने हैं, 2 और 2 4। पहले 2 निकल गए, ये 2 खत्म हो गए। इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, 1 बच गया। अब इसमें Ti+3 में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना, किसमें, 3d में, किसी में 3d में। तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका मतलब ये कैसा होगा, रंगीन होगा। या मैं विकक्षकों में 3 और 2 में तोड़ के इनमें करें तो ये T2G बताया था अभी, ये कौन सा हो गया, Eg। यानी कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, ये 1। थोड़ी देर बाद में जब इसको ऊर्जा देंगे ये इसमें चला जाएगा, ये जाएगा। तो ये जो ऊर्जा का क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, दर्शक क्षेत्र, या फिर बोल सकते हैं विजिबल क्षेत्र। तो विजिबल क्षेत्र के अंदर, किसमें, विजिबल क्षेत्र के अंदर आएगा तो ये कैसा होगा, रंगीन होगा। यानी ये रंगीन होगा, कैसा होगा, रंगीन। और इसके यौगिक की बात, इसका रंग की बात करते हैं तो नीला रंग आता है। इसका कैसा आता है, नीला रंग आता है। ऐसे ही टाइटेनियम की +4 की बात करें, इसकी टाइटेनियम +4 की बात करें तो टाइटेनियम में Ar कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, पूरे के पूरे निकल गए। 4s0 3d0 एक तरह से कैसे हो गया, Cn+3 जैसा हो गया। यानी d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कैसा हो गया, रंगहीन। कैसा हो गया, रंगहीन। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी यौगिकों का पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा कलर है या कलर लेस है। इन दोनों की आप बात कर सकते हैं। ऐसा एग्जांपल आप कॉपर का ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं, जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में रंगहीन होता है, लेकिन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में कैसा होगा, रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है। यानी +2 में वो भी कैसा रंग प्रदर्शित करता है, नीला रंग प्रदर्शित करता है। कैसा, नीला रंग प्रदर्शित करता है। कौन, जैसे अपन ने निकाला कि आप निकाल के बताओ कॉपर +2 में,
कॉपर प्लस 12। तो कॉपर का नॉर्मल इलेक्ट्रॉन विन्यास जब आप लिखते हो तो ये लिखते हो कि ऑर्गन 3d10 4s1। तो प्लस 2 में एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं तो आप लिखते हो कि ऑर्गन 3d9 4s0, 3d9 4s0, यानी 3d में कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना खाली बच गया, एक इलेक्ट्रॉन की जगह बच गई, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये रंगीन होता है और ये नीला रंग प्रदर्शित करता है, ये नीला रंग प्रदर्शित करता है। ऐसे ही इन सब के कलर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन वो अभी अपने टॉपिक में नहीं है, तो अपन इनकी रंगीन और रंगहीन की बात करते हैं। ये इसके दो टॉपिक हो गए, उत्प्रेरकीय गुण और रंग, उत्प्रेरकीय गुण और रंग। इसके बाद में जो इसका अगला टॉपिक है वो है 7वां है चुंबकीय गुण। कौन सा है? चुंबकीय गुण। यानी अपन ने जो पीछे दोनों पढ़े उत्प्रेरकीय और रंगीन, इन दोनों के बाद में अगला जो टॉपिक है वो है चुंबकीय गुण। तो अपन इसमें चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे। किसकी व्याख्या करेंगे? चुंबकीय गुणों की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों में, जैसे इन दोनों में आंशिक डी कक्ष, इसका मेन क्या है? आंशिक डी कक्ष है। वैसे ही रंग का, किसका? रंग का क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के आगे आप अच्छे से लिख लिया करो कि उत्प्रेरकीय गुणों का मेन मुख्य कारण क्या है? आंशिक डी कक्ष। आंशिक डी कक्ष का भरा होने के कारण यह उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। कौन से गुण प्रदर्शित करता है? उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसी तरह रंग के लिए बात करें, किसके लिए? रंग के लिए बात करें तो बोला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो वो रंगीन होगा, लेकिन यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो वो रंगहीन होगा। और कारण ही होगा T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इसके कारण से इसमें T2G से किसमें जाएगा? T2G से Eg में क्या जाएगा? T2G कक्षक से Eg में, Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा Eg विजिबल क्षेत्र में। यानी इन दोनों का कारण क्या हो गया? अयुग्मित उत्प्रेरकियों में क्या हो गया? आंशिक डी कक्षक, और रंग में क्या हो गया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना। अगली बात करते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं? चुंबकीय गुणों की। किसकी बात करते हैं? चुंबकीय गुणों की। ये टॉपिक अपन अपने अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। किसका? चुंबकीय गुणों का।